Vinita ma'am, are you there? Yes, Vinita ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. Ma'am, start your lecture ओके now. ओके मैम, मैं स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली 2-4 क्लासों से हम भाषा कौशल का अध्ययन करते आ रहे हैं। तो भाषा कौशल के जो भी मुख्य 4 प्रकार थे, वाचन कौशल, सुनना, बोलना और लिखना, इन चारों कौशलों का अभ्यास हमने अब तक की क्लास में किया। अब आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं, या हम थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं अध्ययन कौशल का। एक्चुअली अध्ययन क्या है? तो अध्ययन यानी आप जो पढ़ते हैं, आप जो खुद से पढ़ाई करते हैं। एक होता है शिक्षण और एक है अध्ययन। तो शिक्षण यानी वो चीज जो शिक्षक, एक टीचर आपको सिखाता है, लेकिन आपका काम एज अ विद्यार्थी, एक विद्यार्थी होने के नाते आपका काम केवल शिक्षण पर खत्म नहीं हो जाता। टीचर ने हमें जो शिक्षण दिया है उसका अध्ययन करना भी उतना ही जरूरी होता है। तो अध्ययन कौशल ये आप अपने अंदर स्वयं विकसित कर सकते हैं। इसको विकसित करने के लिए आपको अपनी सहायता खुद करनी पड़ती है। टीचर का काम आपको पढ़ाना है, वो हर एक तरीके से, जिस तरह से भी आप समझ सकते हैं, उस विधि का प्रयोग करके, उन तरीकों का प्रयोग करके आपको सिखाने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर आपका काम क्या होता है? शिक्षक के द्वारा सिखाए गए पाठों को या उनकी विधियों को खुद अध्ययन करके अपने आप को विकसित करना, अपने अंदर अध्ययन कौशल को विकसित करना। तो आज के क्लास में हम अध्ययन कौशल को किस तरह से, अब उस सारा अध्ययन कौशल यानी अध्ययन कौशल के अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बड़ा विभाग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दे आते हैं। तो हम एक एक करके अपने अंदर इनको कैसे विकसित कर सकते हैं, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन कौशल है क्या? अध्ययन कौशल शैक्षणिक कौशल या अध्ययन की रणनीति सीखने के लिए लागू होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो आपका शैक्षणिक कौशल है, जो शिक्षण कौशल है, या जो भी चीजें आपको सिखाई गई हैं, उसको खुद आप जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक आप खुद अध्ययन नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उसमें आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये आमतौर पर स्कूल में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि शिक्षक आपको शिक्षण विधि के माध्यम से बहुत सी चीजें सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी, विद्यार्थी होने के नाते आपको जरूरी क्या है कि आप उस सिखाई गई विधियों का या पाठों का या एक्सप्लेनेशन का या सवालों का हल जो है वो खुद भी ढूंढने का प्रयास करें, या उसी विधि को पालन करके कम से कम प्रैक्टिस करने का प्रयास तो आप करें ही। अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है और किसी के जीवन भर सीखने के लिए उपयोगी है। किसी के भी जीवन भर सीखने के लिए ये उपयोगी है। अच्छा ग्रेड अगर आपको पाना है तो जाहिर सी बात है, जो भी चीजें आपको क्लास में सिखाई जा रही है, आपको खुद भी उसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। कि सिर्फ आज टीचर ने मुझे सिखाया, मैं घर पर गई, वापस क्लास दूसरे दिन अटेंड किया, वापस फिर ऑफलाइन हो गई, उसके बाद फिर से सिर्फ ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से या सिर्फ टीचर की बातों को सुनने से ही आप किसी भी चीज का कौशल जो है वो विकसित नहीं कर सकते, जब तक कि आप
खुद उसका अध्ययन ना करें, चाहे वो कोई भी विषय हो, वो मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। हर एक सब्जेक्ट में आपको खुद अपना अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। जब आप खुद अध्ययन करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि चीजें जो है, जो सिखाई जा रही हैं, वो बहुत ही सरल है सीखने में। तो आपको क्या करना है, हर एक विषय का टाइम टेबल के हिसाब से आपको उसका अध्ययन स्वयं भी करते जाना है। अब अध्ययन कौशल के जो दो मुख्य सोपान है, वाचन कौशल और लेखन कौशल। सुनना और बोलना, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि अशिक्षित व्यक्ति भी सुनने और बोलने के माध्यम से चीजों को सीख सकता है, चीजों को सिखा सकता है, क्योंकि उसमें केवल सुनने और बोलने यानी मुख और कर्ण इंद्रिय मुमकिन है, या उन्हीं पर जो शिक्षित हैं। तो अध्ययन कौशल के जो मुख्य सोपान है वो है आपका वाचन कौशल और लेखन कौशल। जब आप अध्ययन करने के लिए बैठते हैं उस समय आपको वाचन भी करना है, उस समय आपको लेखन भी करना है। तो ये दोनों मुख्य कौशल है जो आपके अध्ययन कौशल को विकसित करते हैं। आपके अध्ययन कौशल के विकास में इन्हीं दोनों कौशलों का मुख्य सहयोग होता है। तो जब आप वाचन अच्छी तरह से कर सकते हैं, आपको लेखन में कोई त्रुटियां नहीं आ रही हैं, लेखन को अच्छी तरह से करना आप सीख चुके हैं, लिखे गए कंटेंट को या लिखे गए बात को आप अच्छी तरीके से बिना रुकावट के सार्थक रूप में पढ़ पा रहे हैं, अर्थ के साथ पढ़कर ग्रहण कर पा रहे हैं, तो आपका अध्ययन कौशल जो है वो अच्छे से विकसित होगा। क्योंकि टीचर ने जो भी नोट्स दिए हैं या टीचर ने जो भी सम्स की मेथड समझाए हैं, वो जब मैं वाचन करके सीख पाऊंगी, अर्थ समझ पाऊंगी, तो लेखन में भी मैं उस क्रिया को अच्छे से कर पाऊंगी। तो हमारे अध्ययन कौशल को विकसित करने के लिए ये दो हमारे मुख्य सोपान हैं, वाचन कौशल और लेखन कौशल। इनकी भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि टेक्स्ट बुक आपको अधिक से अधिक बार रीड करनी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अध्ययन कौशल ये बहुत बड़ा विभाग है, यहाँ पर आपको हर विषय में अलग अलग टॉपिक का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है अपने आप को पूरी तरह से विकसित करने के लिए। तो हम सारे विषय एक साथ नहीं, सारे मुद्दे जो है या सारे घटक जो हैं, अभी आज हम क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी के भी सारे घटक, सारे मुद्दे हम एक साथ एक क्लास में नहीं ले सकते। तो आज का जो अध्ययन कौशल है, अध्ययन कौशल में आज हमने लिया है लेखन को। लेखन को प्रभावी बनाने के लिए जिन घटकों का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है या जो घटक सबसे अधिक उपयोग में लाए जाते हैं, वो हम उन तीनों घटकों की आज चर्चा करने वाले हैं अपने लेखन को प्रभावी बनाने के लिए। इनका अध्ययन आपको बार बार करना है अपने लेखन कौशल को विकसित करने के लिए। जब इसका अध्ययन या इसकी प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक बार करेंगे तो आपका लेखन कौशल विकसित होगा, और लेखन कौशल विकसित होगा तो आप परीक्षा में इन चीजों को अपने उत्तर पत्रिका में भी लिखने में ध्यान रखेंगे और वहां से आपके अंकों में भी वृद्धि होगी। तो लेखन कौशल को या लेखन को प्रभावी बनाने के जो मुख्य घटक हैं वो है मुहावरे, कहावतें और भाषा सौंदर्य युक्त अन्य शब्द। अब सबसे पहले हम देखते हैं मुहावरे। तो मुहावरे हमारे लिए कुछ नया नहीं है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, हर एक क्लास में हम इसको पढ़ते आते हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक देखी होगी तो आपके टेक्स्ट बुक में हर एक लेसन के एंड में उस पाठ में आए हुए जो मुहावरे हैं वो अर्थ सहित दिया हुआ है। तो यदि आप केवल उन मुहावरों को, जब आप पाठ पढ़ने बैठते हैं, एक बार उन मुहावरों को उनके अर्थ के साथ पढ़ते जाएं तो आपकी मुहावरों की तैयारी भी अच्छी तरीके से होती जाएगी। यानी आप वहां पर मुहावरों का अध्ययन करते हुए चल रहे हैं, और उन मुहावरों का अध्ययन करने के बाद, उनके अर्थों का अध्ययन करने के बाद जब आप उसे लेखन में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो वहां से आपका लेखन कौशल भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले मुहावरे हैं क्या? तो मुहावरों का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास।
विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। ये वाक्य का अंश होता है, वाक्यांश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप कभी भी मुहावरों को देखेंगे तो वो वाक्यों के अंदर इस्तेमाल किए गए होते हैं। मुहावरे का अपना अलग से कोई विशेष अर्थ या हम उसे अलग एक वाक्य के रूप में नहीं लिख सकते। मुहावरा क्या है? वो एक वाक्यांश है। वाक्य के अर्थ के आधार पर उस वाक्य में कुछ मुहावरे जो है वो लिखे जाते हैं वाक्य को प्रभावी बनाने के लिए, उसके प्रभाव को और ज्यादा दिखाने के लिए। लेकिन मुहावरे, यदि आप केवल सिर्फ मुहावरे लिखकर अगर आप वाक्य की पूर्ति करना चाहें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मुहावरा जो है वो केवल एक वाक्यांश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता। हम वाक्य के अंदर मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, उसे मुहावरा कहते हैं। हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो कहलाते हैं मुहावरे, जो कि एक वाक्यांश के रूप में होते हैं। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। इसका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ ना लेकर विशेष अर्थ को ले लिया जाता है। इनके विशेष अर्थों में कभी बदलाव नहीं होता, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो ये मुहावरे जो हैं, इनके जो विशेष अर्थ निकल कर आते हैं, जैसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, या गुस्से में लाल होना। ठीक है, तो गुस्से में लाल होना यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, या पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो ये सब क्या है? ये चीजों के जो अर्थ निकल कर आते हैं, जो शब्द बोले जा रहे हैं, उन शब्दों का अर्थ नहीं। और पैर पर कुल्हाड़ी मारना यानी सच में पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं, बल्कि अपने आप को मुसीबत में डाल लेना, ये उसका अर्थ है। तो ये जो उसका अर्थ है, अपने आप को मुसीबत में डाल लेना, पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का, तो वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। ये उसका हमेशा यही एक अर्थ रहता है। लेकिन जो शब्द उस मुहावरे में है, उन शब्दों का उसी तरह से अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उसका एक विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया अभी उदाहरण, पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यानी पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ, जो सरल अर्थ है उसका होता है कि पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है अपने आप को मुसीबत में डालना। तो जो इसका विशेष अर्थ है, उसी के आधार पर उस तरह के वाक्यों में ही हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, जिस वाक्य से इसी तरह का अर्थ निकल रहा। तो मुहावरों की अगली जो नियम है वो क्या है कि इन्हें इनके शब्दों के अर्थ के अनुसार नहीं लिया जाता, बल्कि इनके विशेष अर्थों के अनुसार इन्हें समझा जाता है या वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ये लिंग, वचन, क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक मुहावरे का अपना एक विशेष अर्थ होता है, और वो उसी विशेष अर्थ के लिए ही वाक्यांश के अंदर प्रयोग में लाया जाता है। मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या फिर उत्तर देना। अब मुहावरे की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो क्या विशेषताएं हैं इसकी? सबसे पहली, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में किया जाता है, अलग से नहीं। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया, मुहावरा अपने आप में एक पूरा वाक्य नहीं होता, वो केवल एक विशेष अर्थ का वाक्यांश होता है। इन वाक्यांशों का प्रयोग हम किसी न किसी वाक्य में किसी न किसी प्रसंग के संदर्भ में कर सकते हैं। केवल ये मुहावरा लिखने से आपका वाक्य पूरा नहीं होता। आप जो भी चीज लिख रहे हैं, उस वाक्य में
उसकी स्थिति के अनुसार, उसके प्रसंग के अनुसार हमें किसी मुहावरे का प्रयोग करके जो कि उस अर्थ से मेल खाता हो। यहाँ पर आवश्यकता किसी और तरह के मुहावरे की है और हमने कोई और मुहावरा डाल दिया, तो वहां ऐसी स्थिति में वहां अर्थ का अनर्थ होने की भी संभावना होती है। तो आपको सबसे पहले आपका जो प्रसंग है, जिस हाँ, तो दूसरी इसकी विशेषता है कि मुहावरा जो है वो अपना असली रूप कभी नहीं बदल सकता। हम उसे पर्यायवाची शब्दों के रूप में अनुदित नहीं कर सकते, यानी ये मुहावरा है तो इसका एक शब्द निकालकर उसकी जगह कोई दूसरा शब्द डाल दें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तीसरा है, मुहावरे का शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जाता है, उसका केवल विशेष अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एक उदाहरण के माध्यम से कि कुल्हाड़ी पर पैर मारना, ये जो शब्द है, हर एक शब्द का जो अर्थ है उसे हम ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसका जो विशेष अर्थ है कि अपने आप को मुसीबत में डालना, उसी विशेष अर्थ को ही हम प्रयोग में डालते हैं। है मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार ही निश्चित होता है। कौन सा प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार मुहावरे का अर्थ जो है वो निश्चित होता है। मुहावरे हिंदी भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। इसकी अधिकता या न्यूनता से भाषा को बोलने वालों के श्रम, भाषा निर्माण की शक्ति, अध्ययन, मनन सबका एक साथ पता चलता है। जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा, उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। यदि आप बात करें हमारे पहले के पीढ़ी की, तो वो अपने रोज की बातचीत में इन मुहावरों का अधिक से अधिक प्रयोग करते थे। अब आज के समय की बात हम करें तो हमारे बच्चों यानी आपको, हमें ज्यादा से ज्यादा मुहावरों का पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने रोज के बातचीत में इन मुहावरों का प्रयोग नहीं करते, जबकि पहले इनका अधिक से अधिक प्रयोग बोलचाल की भाषा में भी किया जाता था। आज हम केवल लेखन में, जहां पर जरूरी है अंकों के लिए, केवल अंकों को प्राप्त करने के लिए हम इन मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो जितना ज्यादा आप बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करेंगे, लेकिन उन्हीं वाक्यों में जहां पर उस मुहावरे की आवश्यकता है, मुहावरे के अर्थ के अनुसार, विशेष अर्थ के अनुसार जहां उसकी आवश्यकता है, वहीं पर उसे बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग में लाना है। हर जगह उन मुहावरों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। मुहावरे बहुत सारे हैं, केवल आपको पता होना चाहिए कि किस प्रसंग के समय मुझे कौन से मुहावरे का प्रयोग करना है। अगली विशेषता है, देश और समाज की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते रहते हैं। नए समय के साथ नए मुहावरे आते हैं। जो बहुत पहले मुहावरे थे, अब के समय के मुहावरे, आने वाले समय के मुहावरे, पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता जाता है। हिंदी भाषा के ज्यादातर मुहावरों का संबंध हमारे शरीर के अंगों से भी होता है। दूसरी भाषा के मुहावरों में भी ऐसा ही होता है।
हम क्या करते हैं, ज्यादातर मुहावरे जो हैं वो अपने शरीर के अंगों पे ही बनाते हैं। जैसे अंधों में काना राजा, या फिर पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो ये क्या है, हमारे शरीर के अंगों से ही जुड़े हुए होते हैं। गला काटना, तो ये सब मुहावरे, ज्यादातर जो मुहावरे हैं शरीर के अंगों से जुड़े हुए होते हैं, शरीर के अंगों के ऊपर बने होते हैं। अब मुहावरों का प्रयोग, तो जो आप विद्यालय में है, विद्यार्थी जीवन आप जी रहे हैं, तो इस विद्यार्थी जीवन में आप मुहावरों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, या आपके लेखन कौशल को विकसित करने के लिए आपको मुहावरों का प्रयोग करना किन तरह के प्रश्नों में सीखना चाहिए। सबसे पहला आता है उसमें वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग आप अच्छी तरह जानते हैं, आपकी कृति पत्रिका में एक प्रश्न ही होता है, मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करें। वहां पर आपको 2 या 3 मुहावरे दिए हुए होते हैं। उन मुहावरों का सबसे पहले आपको विशेष अर्थ लिखना होता है, और उस अर्थ के आधार पर एक वाक्य की रचना करनी होती है, जिसमें उस मुहावरे का प्रयोग करना होता है, ना कि उसके विशेष अर्थ का। यानी जो वाक्य रचना आप करेंगे उसमें वो मुहावरा आना चाहिए, ना कि उसका विशेष अर्थ। विशेष अर्थ केवल उसका अर्थ बताने के लिए वहां पर आपको लिखना पड़ता है, उसे हमें वाक्य में प्रयोग नहीं करना होता। तो मुहावरे का प्रयोग आप अपने विद्यार्थी जीवन में या अपने अंकों को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा किसमें करते हैं, वाक्य प्रयोग में। वाक्य प्रयोग का प्रश्न आपको आता है, वहां पर आपको मुहावरे का प्रयोग करना होता है। तो मुहावरे का प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसके विशेष अर्थ का पता होगा। और ये विशेष अर्थ आप कहाँ से पता कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप किताब वाचन करने बैठते हैं, हर एक पाठ के अंत में उस पाठ में आए हुए मुहावरा उसके अर्थ सहित लिखा होता है। तो उन मुहावरों और उसके अर्थों का भी वाचन आप एक बार जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपकी टेक्स्ट बुक में 20 या 25 मुहावरे हैं, तो उन 20 या 25 मुहावरों का वाचन आप कुछ दिनों तक लगातार रोज कीजिए। मुहावरे और उसके अर्थ, तो आपको अच्छी तरह से वो याद रह जाएंगे, कौन से मुहावरे का क्या विशेष अर्थ है और उसे हम किन परिस्थितियों में वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके वाक्य प्रयोग का अध्ययन कौशल तैयार हो जाएगा, यानी आप अपने अध्ययन में वाक्य प्रयोग के लिए मुहावरे का तैयारी कर लिए हैं। उसी तरह से जब आपको मुहावरे का अर्थ पता होगा, उसका प्रसंग पता होगा, यानी किस तरह के वाक्य में मुझे उसकी रचना करनी है, तो बाकी के जो प्रश्न हैं उनमें भी आप मुहावरों का सही ढंग से प्रयोग कर पाएंगे। वाक्य प्रयोग का एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आता है निबंध लेखन का। निबंध लेखन में मुहावरे का प्रयोग पर कोई बंधन नहीं होता कि आपको, आपने निबंध जो लिखा है उसमें आपको मुहावरे का प्रयोग करना ही करना है, ऐसा कोई बंधन नहीं होता। लेकिन यदि आप उस निबंध में सही जगह पर सही प्रसंग के अनुसार किसी मुहावरे का प्रयोग करते हैं, तो आपका निबंध जो है वो प्रभावी होता है। सामने वाला जो भी उसको पढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षक है चाहे वो एग्जामिनर है, उसके मन पर उचित प्रसंग में उपयोग में लाए गए मुहावरे जो है वो अलग प्रभाव डालते हैं, और वो प्रभाव आपके नंबरों के रूप में फिर आपको दिखाई देता है। तो जब आप मुहावरों की प्रैक्टिस करेंगे, मुहावरों का अध्ययन शुरू करेंगे, तो आप वाक्य प्रयोग कर पाएंगे। दूसरी चीज, आप निबंध लेखन में भी मुहावरों का प्रयोग करके आप अपने निबंध लेखन में जितने भी नंबर हैं उसको बढ़ाने में सहायता करेंगे। तीसरा प्रश्न आता है कहानी लेखन। कहानी लेखन में भी मुहावरों का प्रयोग करके हम कहानी को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। कहानी लेखन भी आपकी कृति पत्रिका में एक प्रश्न होता है। कुछ मुद्दे दिए हुए होते हैं, मुद्दों के आधार पर या रूपरेखा के आधार पर कहानी को विकसित करना होता है। तो उस कहानी को लिखते समय कहानी के प्रसंग के अनुसार यदि आप मुहावरों का भी प्रयोग करें, तो आपकी कहानी और ज्यादा प्रभावी हो जाती है और सामने वाले के मन पर प्रभाव डालती है, और आपके अंकों में भी बढ़ोतरी होती है। उसी तरह से प्रसंग वर्णन।
एक छोटा सा प्रसंग दिया होता है और उसका आपको वर्णन करना होता है। उस प्रसंग वर्णन में भी यदि आप मुहावरों का प्रयोग करें तो आपका प्रसंग वर्णन जो है वो प्रभावी बनता है। तो इस तरह के ये 4 तरह के प्रश्न हैं जो आपकी कृति पत्रिका में होते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वाक्य प्रयोग, यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, यहाँ आपको मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना ही है। लेकिन बाकी जो 3 तरह के प्रश्न हैं, निबंध लेखन, कहानी लेखन और प्रसंग वर्णन, यहाँ पर आपको बंधन नहीं है कि हाँ इसमें आपको मुहावरे का प्रयोग करना ही करना है। लेकिन यदि आप यहाँ पर प्रसंग के अनुसार या वाक्य के अनुसार मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो आपका ये लेखन प्रभावी बनने की संभावना होती है और आपको आपके नंबरों पर भी इसका इफेक्ट जो है वो दिखाई देता है। तो अगली बार से जब आप लेखन करने बैठिए, सबसे पहले तो आप मुहावरों का अध्ययन कीजिए, अपने मुहावरों के अध्ययन कौशल को विकसित कीजिए, मुहावरों के अर्थ को अच्छे से समझिए, उनका कौन से मुहावरे का कौन सा विशेष अर्थ है, और उसके बाद जब आप लेखन की प्रैक्टिस करने बैठे तो उसमें इस सिचुएशन पर कौन सा मुहावरा फिट बैठ सकता है उसके अनुसार आप अध्ययन करें। अब आगे है कि लेखन में मुहावरों का प्रयोग जो है वो कैसे करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुहावरों का प्रयोग हमें अपने लेखन में करना है। मुझे निबंध में, कहानी में, प्रसंग वर्णन में मुहावरों का प्रयोग करना है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। उन नियमों को ध्यान में रखकर ही मुझे मुहावरों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहला नियम है, समझें कि इसका इस्तेमाल करने से पहले वाक्यांश का क्या मतलब है। मुहावरेदार अभिव्यक्ति एक विशेष व्यक्ति, विद्यालय, समय या माध्यम की कलात्मक अभिव्यक्ति विशेषता का एक प्रकार है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए मुहावरे का प्रयोग मुझे करना है निबंध में, कहानी में या प्रसंग वर्णन में, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या समझने की जरूरत है कि उस वाक्यांश का, जिस वाक्य में मैं इस मुहावरे का प्रयोग करना चाहती हूँ, उस वाक्यांश का क्या अर्थ है, या जिस मुहावरे का मैं प्रयोग कर रही हूँ उस मुहावरे का क्या अर्थ है, क्या वो यहाँ की सिचुएशन में या यहाँ के प्रसंग में वो मुहावरा फिट बैठ रहा है। तो इस माप तोल के बाद ही आप मुहावरे का प्रयोग करें। दूसरा, वे वर्तमान और अतीत के बीच एक संबंध को इंगित करते हैं और आपके लेखन को और अधिक मनोरंजक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उपकरण है। आपके लेखन में यदि मुहावरों का तड़का आप लगाते हैं, जैसे हम सब्जी को और अच्छी बनाने के लिए, दाल को और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, तड़का भी लगाते हैं, तो ये मुहावरे आपके लिए, आपके लेखन में वही कार्य करते हैं। लेखन में यदि मुहावरों को आप सही समय पर, सही जगह पर, सही मुहावरा का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लेखन को और अधिक मनोरंजक और प्रभावपूर्ण बना देते हैं और इसका पूरा असर जो है वो आपके नंबरों पर पड़ता है। जितना अधिक प्रभावी और मनोरंजक आपका लेखन होगा, आपके अंक उतने ही अच्छे आपको मिलेंगे। लेकिन व्याकरण की अशुद्धियों का भी ध्यान आपको रखना है, व्याकरण की अशुद्धियां वहां पर नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अपने काम को स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुहावरों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, सफेद हाथी, एक मुहावरा का उपयोग किया जाता है, सफेद हाथी। तो सफेद हाथी का अर्थ है लाभहीन निवेश। यह अक्सर कमजोर सरकारी एजेंसियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए यह संस्था नगर निगम को एक सफेद हाथी बन गई का अर्थ है कि यह संस्थान शहर के हाल के लिए लाभहीन हो गया। तो सफेद हाथी का अर्थ क्या निकलता है, यानी लाभहीन निवेश, उस निवेश से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। तो अब इस सफेद हाथी मुहावरे का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपका वाक्य या आपका वाक्यांश या आपका प्रसंग जो है वो इस अर्थ से मेल खाता हुआ होना चाहिए, तो ही वहां पर आप इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के अप्रत्यक्ष संदर्भ अपने लेख या निबंध को स्पष्ट और सम्मोहक बनाते हैं। जब इस तरह से आप मुहावरों का सही समय पर, सही तरीके से
अर्थ के साथ प्रयोग करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका निबंध या जो भी लेख आप लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं या प्रसंग लिख रहे हैं, वो अच्छा ही लगेगा और मनोरंजक या सम्मोहक ही बनेगा। याद रखें कि मुहावरेदार अभिव्यक्ति के लेखन में महत्व और वजन है। कुछ प्रमुख वाक्यांशों का उपयोग करना सीखना आपकी ग्रेड को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। तो जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि यदि आप मुहावरे का अध्ययन करते हैं, अपने अध्ययन कौशल को विकसित करते हैं। कौन सा अध्ययन कौशल? यहाँ पर हम मुहावरे के अध्ययन कौशल की बात कर रहे हैं। तो मुहावरे का अध्ययन यदि आप बार बार करते हैं मुहावरे के अर्थ के साथ और उसका प्रयोग करना सीखते हैं, केवल मुहावरे का मैंने अध्ययन कर लिया, मुहावरे का अर्थ याद कर लिया, मुझे पता है कि किस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, लेकिन यदि असल में आप उस मुहावरे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वाक्यों के अंदर, तो उस मुहावरे का अर्थ पढ़कर भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमें दूसरा स्टेप क्या है मुहावरे में? सबसे पहला मुहावरा और उसका विशेष अर्थ जो है वो मुझे पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रयास करना चाहिए कि जब मैं लेखन करने बैठूं, चाहे मैं निबंध लिख रहा हूँ, चाहे मैं कहानी लिख रही हूँ या मैं प्रसंग वर्णन कर रही हूँ, उसमें मुहावरों का प्रयोग पर जोर दूं। अपने प्रसंग के अनुसार कौन सा मुहावरा सही है उस मुहावरे का मैं प्रयोग करूं। जब इसका भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मुहावरेदारी जो अभिव्यक्ति है वो लेखन को और महत्व और वजन देगी। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो मुहावरों में जो शब्द हैं उन शब्दों से हटकर बिल्कुल अर्थ यहाँ पर निकलता है। शब्दों का, जैसा कि पहले ही हमने पढ़ा कि मुहावरे में जो शब्द आते हैं उन शब्दों का अर्थ हमें नहीं पकड़ना है, बल्कि उन शब्दों से के मेल से जो एक विशेष अर्थ निकल कर आता है उस विशेष अर्थ के अनुसार हमें अपनी वाक्य रचना करनी है। तो जैसे पहला मुहावरा है कुत्ते की मौत मरना। तो यहाँ कुत्ते की मौत मरना यानी इसका विशेष अर्थ क्या है? बुरी तरह मरना। किताबी कीड़ा होना, किताबी कीड़ा होना यानी सच में किताब का कीड़ा नहीं बन जाना, बल्कि पढ़ने के सिवाय कुछ ना करना। तो इसका अर्थ, विशेष अर्थ क्या निकलता है इस मुहावरे का? पढ़ने के सिवाय कुछ ना करना। खरी खोटी सुनाना, इसका विशेष अर्थ होता है भला बुरा कहना। जूते चाटना, अब इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे तो जूते चाटना यानी सच में जूते चाटना नहीं, बल्कि इसका विशेष अर्थ क्या है? चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना। जमीन पर पैर ना रखना, इसका विशेष अर्थ है अधिक घमंडी होना। जान पर खेलना, इसका विशेष अर्थ है साहसिक कार्य यानी साहस भरा कार्य करना। टका सा मुंह लेकर रहना, इसका अर्थ है शर्मिंदा होना यानी शर्मसार होना। दो कौड़ी का आदमी, इसका अर्थ है तुच्छ या अविश्वसनीय आदमी यानी जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। दिन दूना रात चौगुनी, इसका विशेष अर्थ होता है खूब उन्नति करना। दो टूक बात कहना यानी स्पष्ट कह देना, साफ साफ जवाब देना। दो दिन का मेहमान यानी जल्दी मरने वाला या जिसकी मृत्यु जल्दी ही होने वाली है। दूध के दांत ना टूटना यानी अनुभवहीन या अज्ञानी होना। यहाँ पर कई बार बच्चे दूध के दांत ना टूटना यानी बच्चा लिखते हैं, तो ये उसका अर्थ नहीं है, बल्कि उसका विशेष अर्थ है अनुभवहीन या अज्ञानी होना, यानी कि आपके पास कोई अनुभव नहीं है या आप अभी तक उस क्षेत्र में उतना जितना चाहिए उतना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर उसका ये विशेष अर्थ होता है। धज्जियां उड़ाना, धज्जियां उड़ाना का विशेष अर्थ है किसी के दोषों को चुन चुन कर गिनना।
ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ मुहावरे हैं इनके अर्थ के साथ। ये देखिए, मुहावरे असल में, मुहावरों में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों का शब्दार्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उनके माध्यम से किसी और ही विशेष अर्थ को ग्रहण किया जाता है। ये, और इन मुहावरों का प्रयोग आप तभी अपने वाक्यों में कर पाएंगे जब आपको हर एक मुहावरे का विशेष अर्थ पता होगा। दूसरा आता है हमारे लेखन को और प्रभावी बनाने के लिए कहावतें। जिस तरह से मुहावरों का प्रयोग हम निबंध में, कहानी में या प्रसंग वर्णन में करते हैं, उसी तरह से कहावतों का प्रयोग भी यदि हम करना सीखें तो हमारा लेखन और प्रभावी और मनोरंजक होता है। ये मुहावरे और कहावतें अपने आप में अलग अलग होती हैं, बच्चे इसमें मिक्स कर देते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि मुहावरे क्या हैं और कहावतें क्या हैं। तो मुहावरे बिल्कुल अलग चीज है, वो केवल एक वाक्यांश होते हैं, किसी न किसी वाक्य की सहायता लगती है उन्हें पूर्ण करने के लिए। लेकिन कहावतें जो है वो अपने आप में पूरी होती हैं। कहावतों के ऊपर कहानी लेखन करने के लिए भी आता था। पहले आपकी कृति पत्रिका में एक तरह का प्रश्न, कहानी जो है, कहानी 3 तरह की पूछी जाती है। या तो आपको मुद्दे दिए जाते हैं, मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लेखन करना होता है। दूसरा प्रकार था 4 या 5 शब्द दिए जाते थे, उन शब्दों को जोड़कर आपको एक कहानी बनानी पड़ती थी। या तीसरा प्रकार था कोई एक कहावत दी जाती थी और उस कहावत का प्रयोग करके आपको एक कहानी की रचना करनी होगी। हालांकि अभी 2 साल से बाकी की दोनों प्रकार यानी शब्दों और कहावतों के माध्यम से कहानी लेखन को निकाल दिया गया है। केवल अभी मुद्दे आपको दिए जाते हैं और उन मुद्दों के आधार पर आपको कहानी की रचना करनी होती है। तो ये कहावतें जो हैं वो ज्यादातर कहानी लेखन में प्रयोग में लाई जाती हैं। लेकिन इन कहावतों का प्रयोग हम निबंध लेखन और प्रसंग वर्णन में भी कर सकते हैं, जहां इनकी आवश्यकता है वहां इनके अर्थ के अनुसार। इनका भी एक विशेष अर्थ होता है, उस अर्थ के अनुसार हम इनका भी प्रयोग अपने लेखन को प्रभावी बनाने के लिए कर सकते हैं। और ये हम प्रयोग कब कर पाएंगे? जब हम इनका अध्ययन करेंगे, अपने अध्ययन कौशल को विकसित करेंगे, तो ही हम इनका भी प्रयोग कर पाएंगे। तो कहावत आम बोलचाल में प्रयोग होने वाले उस वाक्यांश को कहते हैं जिसका संबंध किसी न किसी पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ होता है। कहीं कहीं इसे लोकोक्ति के रूप में भी जानते हैं। लोकोक्ति या कहावत, ये दोनों ही एक चीज है। तो ये कहावत जो है वो हम आम बोलचाल में भी कई बार प्रयोग में लाते हैं, जैसे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेल। ठीक है, तो ये क्या है, हम इनको आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग में लाते हैं और ये ज्यादातर पौराणिक कहानियों से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे घर का भेदी लंका ढाए, ये किससे जुड़ा हुआ है? विभीषण से। ये रामायण की कहानी से जुड़ी हुई है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेल, तो ये राजा भोज की कहानी से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से कहावत जो है वो ज्यादातर पौराणिक कहानियों से इसका संबंध होता है। कहावतें प्रायः सांकेतिक रूप में होती हैं, ये एक संकेत देती है। थोड़े शब्दों में कहा जाए तो जीवन के दीर्घ काल के अनुभवों को छोटे वाक्य में कहना ही कहावतें होती हैं। दीर्घ काल का अनुभव, जो एक लंबा अनुभव है, उसे छोटे वाक्य में कहना। जैसा कि मैंने पहला कहावत आपको उदाहरण दिया कि घर का भेदी लंका ढाए। अब घर का भेदी लंका ढाए ये एक कहावत है, लेकिन इस पूरी कहावत में यदि आप देखो तो पूरे रामायण का सार आपको पता चल जाता है एक लाइन में। इस एक वाक्य में ही पूरी रामायण हमारी समझ में आ जाती है कि किस प्रकार विभीषण ने अपने भाई को छोड़कर राम जी की सहायता की थी और उन्हें रावण के कमियों का पता बताया था। तो इस एक वाक्य के माध्यम से ही पूरा उसका जो सार है जीवन का वो हमें मिल जाता है। तो ऐसी ही सारी कहावतें होती हैं, हर एक कहावत में पूरा का पूरा सार ही छुपा होता है। जिस प्रकार से अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देता है, अलंकार यानी उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, इस तरह के जो हम अलंकार का प्रयोग करते हैं अपने काव्य, काव्य यानी कविता को, कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार कहावतों का प्रयोग भाषा के सौंदर्य को बढ़ा देता है।
बोलचाल की भाषा में कहावतों के प्रयोग से वक्ता के कथन के प्रभाव में वृद्धि होती है, और साहित्यिक भाषा में कहावतों के प्रयोग से साहित्य की वृद्धि होती है। जब हम साहित्य लेखन में इन कहावतों का प्रयोग करते हैं तो साहित्य जो है वो और प्रभावी लगता है। प्रायः एक भाषा के कहावतों को अन्य भाषाओं के द्वारा मूल या बदले हुए रूप में अपना भी लिया जाता है। एक भाषा की कहावत कई बार दूसरी भाषा के लोग भी बोलते हैं या उसे अपनी भाषा में बदलकर उसका रूपांतरण करके भी वो प्रयोग में लाते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ कहावतें हैं जिनका विशेष अर्थ है, जैसे घाट घाट का पानी पीना, यानी अनुभवी और होशियार होना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी मन वांछित वस्तु का प्राप्त होना। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने दे, यानी संपूर्ण लाभ खुद उठाना, पूरा का पूरा लाभ जो है वो खुद अपने लिए ले लेना। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, यानी अपनी कमी दूसरों को दोष देना। कमी हम में है लेकिन हम दोष दूसरों को देते हैं। यहाँ पर इस कहावत का ये अर्थ निकलता है। अध जल गगरी छलकत जाए, यानी ज्ञान कम और प्रदर्शन ज्यादा, यानी नॉलेज कम है मेरे पास लेकिन मैं उसको दिखाती बहुत ज्यादा हूँ, इसका ये मतलब है यहाँ पर। अपना रख पराया चक, यानी अपना बचाकर दूसरों का उपयोग करना। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, यानी संवेदनहीन को दुख सुनाना, यानी ऐसे व्यक्ति को अपना दुख बताना जिसको उसका कोई असर ही नहीं होता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय निकल जाने के बाद पछताना। जैसे कि बहुत से बच्चे करते हैं, आज पढ़ाई करूंगा, नहीं ठीक है कल पढ़ाई करूंगा, परसों पढ़ाई करूंगा, और धीरे धीरे ऐसे करते करते परीक्षा आ जाती है। और जब परीक्षा आ जाती है तो बच्चे पछताना शुरू करते हैं कि अब तो मेरे पास समय ही नहीं बचा, मैं कैसे पढ़ाई करूं। तो ये क्या है, ये उस बिल्कुल सही कहावत बैठती है कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। अगला है अरहर की टट्टी गुजराती ताली, तो छोटी वस्तु की सुरक्षा पर अधिक व्यय। तो इस तरह से ये कुछ कहावतें थी जिनका विशेष अर्थ यहाँ पर निकल कर आता है। तो हमने मुहावरों और कहावतें इन दोनों को ही अपनी भाषा या लेखन शैली को और अच्छा प्रभावी बनाने के लिए किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है वो हमने सीखा। उनको उपयोग में लाना सीखने के लिए सबसे पहले हमें उन मुहावरों और कहावतों का अध्ययन करना पड़ेगा, ये भी हमने सीखा। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा, मुहावरे और कहावतों के अलावा भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, भाषा सौंदर्य के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने से भी आप अपने लेखन को प्रभावी बना सकते हैं, आपका लेखन अच्छा होता है। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि कई बार बच्चे जब हिंदी लिखते हैं तो हिंदी लेखन के समय उन्हें वो शब्द नहीं मिलता, तो वो किसी और भाषा के शब्द या उन्हें जो शब्द जैसे मराठी के शब्द हैं या इंग्लिश के शब्द हैं तो उन्हीं शब्दों को वो वहां पर लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके अंकों पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो हमें क्या करना है, अपनी भाषा सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, चाहे आप मराठी लिख रहे हो, चाहे आप इंग्लिश लिख रहे हो, चाहे हिंदी लिख रहे हो, उस भाषा के शब्दों का ज्ञान आपको होना चाहिए। जब उन भाषा के शब्दों का ज्ञान आपको होगा तो आप पूर्ण भाषा और सौंदर्य के साथ अपने लेखन को पूरा कर पाएंगे। आपको दूसरी भाषा के शब्दों को लेखन करने की आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी। तो अब हिंदी की अगर हम बात करें तो भाषा सौंदर्य के अन्य शब्दों का प्रयोग भी हम अपने लेखन को प्रभावी करने के लिए करते हैं। इसमें कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो यहाँ पर है पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, संधि शब्द और समास शब्द। इन शब्दों का प्रयोग करके भी हम अपनी भाषा को या अपने लेखन को प्रभावी बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें पर्यायवाची शब्दों की, तो आकाश, इसका मतलब हम सभी जानते हैं। आकाश के जो पर्यायवाची शब्द हैं या उसके और अलग नाम
अगर हम देखें तो आकाशम, नभ, गगन, अंबर। आकाश को हम इन नामों से भी जानते हैं। तो जब आप लेखन करने बैठ रहे हैं उस वक्त यदि आप आकाश के स्थान पर नभ, गगन या अंबर का प्रयोग करते हैं तो आपका लेखन और अधिक प्रभावी लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चे को अच्छी हिंदी आती है। पर्वत या पहाड़, पहाड़ के स्थान पर यदि हम गिरि, भूधर, पर्वत, नग, शैल इन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करें तो आपकी भाषा प्रभावी लगती है। नदी, नदी के स्थान पर यदि आप सरिता, आपगा इन शब्दों का प्रयोग करें तो पता चलता है कि आपको हिंदी पे अच्छी पकड़। तो इसी तरह से जब हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी अपने लेखन में करते हैं तो हमारा लेखन जो है वो अधिक प्रभावी दिखता है। उसी प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे हम प्रयोग में लाते हैं जब हम कहानी लिखते हैं या निबंध लिखते हैं या अन्य प्रकार का जो भी लेखन कर रहे हैं तो हम वहां पर प्रयोग करते हैं गांव में रहने वाला। राम गांव में रहने वाला व्यक्ति था, तो उसकी जगह पर यदि हम प्रयोग करें कि राम एक ग्रामीण था तो यहाँ पर वाक्य की जो प्रभावी है, वाक्य का जो सम्मोहन है वो बढ़ जाता है। गांव में रहने वाला इस स्थान पर ग्रामीण लिखने से वाक्य जो है वो प्रभावी बनता है और आपका लेखन भी प्रभावी लगता है। साथ पढ़ने वाला यानी सीता मेरे साथ पढ़ती थी, ऐसा लिखने की जगह यदि मैं लिखूं सीता मेरी सहपाठी थी तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी भाषा का जो इफेक्ट है वो और अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको अध्ययन करना है अपने लेखन कौशल को और विकसित करने के लिए इन शब्दों के माध्यम से। भाषा सौंदर्य के ये जो शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हमने देखा, जो नाम हमें मालूम है उनके पर्याय में कौन से नाम हैं जो हिंदी को और अच्छा बनाते हैं, उन नामों का आप प्रयोग करें। अनेक शब्द लिखने की जगह उसका एक शब्द में लिखकर प्रयोग करें, तो इससे क्या होगा, आपका जो है भाषा या लेखन वो और ज्यादा अच्छी होगी। और इसे आप बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग कर सकते हैं, जो प्रतिदिन हो, ये तो रोज ही होता है, ये प्रतिदिन होता है, ये बोलने की जगह पर ये दैनिक कार्य है, इस तरह से कहें। बोलचाल की भाषा में भी हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और लेखन में भी, उससे आपकी भाषा या लेखन दोनों में ही अच्छा सुधार होगा। उसके बाद संधि शब्द, सूर्य अस्त हो गया, इसकी जगह पर सूर्यास्त हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ ऐसे शब्द हैं, संधि के भी कुछ ऐसे शब्दों के उदाहरण हैं जहां पर आप इन शब्दों का प्रयोग करके, जैसे हम कहते हैं शिव का मंदिर है, वहां पर एक शिव का मंदिर है, या बिल्डिंग के पीछे शिव का मंदिर है, या मेरे स्कूल के पीछे या बगल में शिव का मंदिर है, तो वहां पर वो शिव का मंदिर बोलने से अच्छा हम वहां पर कहेंगे शिवालय, वहां पर एक शिवालय है। तो इससे क्या होता है, मेरी भाषा को और वजन मिलता है। अगला और सबसे आखिरी है समास। समास का प्रयोग भी हम अपने बोलचाल की भाषा में और लेखन में अधिक से अधिक करके अपने लेखन को प्रभावी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द हैं समास वाले, राष्ट्रपति, अमृत धारा। हम असल में बोलने के लिए क्या कहते हैं कि वहां पर अमृत की धारा बह रही थी, तो अमृत की धारा बोलने की बजाय हम कहें कि अमृत धारा बह रही थी, तो अमृत धारा ये समास युक्त शब्द है। ठीक है, गंगा जल, विद्यालय, प्रजापति, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़ शब्द इनका प्रयोग करते हैं, उसकी जगह हम घुड़दौड़ शब्द का प्रयोग करें। राजा का दूत, उसकी जगह पर हम राजदूत कहें। तो ये क्या है, ये कुछ शब्द हैं जो हमारी भाषा को और अधिक प्रभावी बनाते हैं, हमारे लेखन को और अधिक निखारते हैं। तो आज के अध्ययन कौशल में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मुहावरे और उनके अर्थों का और किस तरह से हम उन्हें वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हमने सीखा कहावतें, तो हम कहावतों का अध्ययन करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में जो कहावतें आई हैं वो भी आपको अर्थों के साथ दी गई है, हर पाठ के आखिर में जिस पाठ में कहावत है।
तो उन कहावतों का भी अध्ययन कीजिए, उनके अर्थ का अध्ययन कीजिए और किस तरह से उस कहावत तीसरी चीज, भाषा सौंदर्य वाले शब्द, यानी जो शब्द मुझे भाषा में पता है उसके अलावा और कौन कौन से शब्द हैं जो मैं उन शब्दों के स्थान पर प्रयोग में ला सकती हूँ और अपने भाषा को और अधिक प्रभावशाली बना सकती हूँ, ताकि ऐसा लगे सामने वाला या आप पढ़े या आपकी बातें सुने, दोनों ही माध्यम से उसे ऐसा लगे कि हाँ इसकी हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ है। तो ये कुछ अध्ययन कौशल के घटक हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपकी भाषा पर जो आपकी पकड़ है वो और अच्छी तरह से विकसित होगी। तो आपका होमवर्क आज का यही है, जितने भी मुहावरे हैं, कहावतें हैं या भाषा सौंदर्य के अन्य शब्द हैं, उनका आप अध्ययन कीजिए, अपना ज्ञान विकसित कीजिए और उसे बोलचाल की भाषा में या लेखन की भाषा में प्रयोग में भी लाइए। जब आप प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो अपनी उत्तर पत्रिका में भी प्रश्नों के उत्तर में सही जगह पर इनका प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से एक नए विषय, एक नए अध्ययन कौशल के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो प्राजक्ता मैम।
Very good morning, students. Myself Shraddha Malvankar from Worli CFS Municipal English Secondary School. I will be taking the Science 2 subject. Now, today we are going to start with the revision of the tissues, animal tissues, and plant tissues. Okay, so this is in your chapter number 17, Introduction to Biotechnology. So, we will revise with it so that it will be easy for you to understand what are the tissues and its types, like animal tissues are there, plants tissues are there, how they work. So this is going to study. Okay, so let's start with it. I will be sharing the PPT with you. Please go through it carefully. Okay, so let's start with it. Now, all living organisms are made up of small units, and these units are called as what? Cells. Now we will recalling which components bring about important processes in the living organisms. And the second question is that which is the smallest structural and functional unit of the body of living organisms. So let's find out the answer for it. Now we all know that living organisms are made up of small units, and these units are called as what? Cell. Can you see the cell structure here? This is what? Cell. Okay, so our human body is made up of what? The smallest unit of our human body is cell. Okay, this is the cell. Now, all the functions of living organism are carried out by these minute cells. Now, we have studied already in the previous grade that on the basis of cellular structures, cell can be cell can be classified as unicellular and multicellular organisms. We can see here the classification of organisms on the basis of cellular structures. On the basis of cellular structure, we can divide the organisms into unicellular organisms and the multicellular organisms. Now, unicellular organisms means what? They are having only one cell, and in multicellular organisms, they are consist of many cells, millions of cells. Okay, now let's see it. But when in them are all the functions are carried out by a single cell, or do all the cells collectively carried out all the functions? Now what do you think? Let us find out. Okay. Now this is the structure of what? Amoeba. Okay, now let's start with the topic tissues. In the unicellular organisms like amoeba, this is the unicellular organism. Unicellular means what? Uni means one. So there is only a single cell. So in unicellular organisms like amoeba, all the functions, all the functions are carried out by the single organelles of the cells. Okay, this is the single cell. So all the functions are carried out by the organelles of these cells. But most of the organisms are multicellular. But most of the organisms are what? Multicellular. In such organisms, group of cells In such organisms, group of cells come together to carry out the functions. To understand this, let us take into consideration this order. Now let us take into consideration this order like many letters. Many letters makes what? Many letters makes together the word. Many letters together make the word. This word makes what? Sentence. The word make what? Sentence. And many sentences together make a chapter. Many sentences together make what? A chapter. And many such chapters make a textbook. Okay. So
The first is what? The smallest unit of the textbook. Letter is the smallest unit of the textbook. So letters together make the word. Word together makes the sentence. And sentences together make the chapter. And chapters together make the what? Textbook. So thus we know that the smallest unit of this order is what? Letter. Similarly, the body structure. Similarly, the body structure also follows a particular order. Similarly, a body structure also follows a similar order. Now we know that the smallest unit of our body is what? Cell. The smallest unit of our body is what? Cell. Now cells together makes what? This is the structure of cells. So together many cells makes what? Tissue. The group of cells similar in structure and carrying out specialized function are called as tissues. Okay, then tissues together makes the organ. Tissues together makes the organ. And organ together in the body makes the organ system. So smallest unit of the human body is what? Cell. Many cells together forms the which are performing the similar function and having the similar structure together forms the tissues, and tissues together forms the organ, and organ together forms the organ system. Okay, so lakhs of cells, these cells are segregated into groups and each group performs a particular function. For example, due to the contraction and relaxation of muscles, we make movement. Okay, so this cells makes the tissues, group of tissues makes the organ group of organ makes the organ system, and this organ systems makes the organisms. Okay, we can see here, this is the definition of tissue, a group of cells similar in structure and carrying out specialized functions are called as a tissue. A group of cells similar in structure and carrying out specialized functions are called as what? Tissue. Please remember this definition. This is the very important definition. Okay. Now cells are segregated into groups and each group performs particular functions like contraction and relaxation of the muscles. You can see here cells are having the similar kind of cells, group of cells forms the muscles which will do the functions of contraction and relaxation, the movement. Okay. Similarly, while in plants, due to the presence of vascular and conducting tissues like for the water and food are being transported to the different parts of the plant body. Like we are having tissues in our body, plants are also having a vascular and conducting tissue which will transport water and food in the different parts of the plant body. Okay. Now, due to the specialization of the structures of cells and division of work, all the functions of the body takes place efficiently. As there are the specialized structure of cells and division of work, all the functions of the body takes place efficiently. Okay. Now let us understand more about the tissues. There are two types of tissues. One is simple tissue and another is complex tissue. How many types of tissues are there? One is complex tissue and another is simple tissue. Okay, so there are two types of tissue, which are those simple tissues and the complex tissues. Okay, now simple tissues consist of only one type of cell. Simple tissues consist of only one type of cell. For example,
epithelial tissues in animals and meristematic tissue in plants. Which are the examples of simple tissue? Epithelial tissue in animals and meristematic tissue in plants. While complex tissues are made up of more than one type of cell. Complex tissues are made up of more than one type of cells, and the example of complex tissues are blood in animals and xylem and phloem in plants. You can see here blood in animals and xylem and phloem in plants. Okay, so there are how many types of tissues? There are two types of tissues. One is simple tissue, which is made up of only single type of cell. And the example of simple tissues are epithelial tissues in animals and meristematic tissue in plants. Whereas in complex tissue, which is made up of more than one type of cell, and the example is blood in animals and xylem in phloem. Okay. Now think about it. Are the structure and functions of the bodies of plants and animals the same? It, is it possible that the structure and functions of the bodies of plant and animals can be same? So think about it. Okay, so let's find out the answer for it. The body structure and function of plants and animals are not the same. The body structure and functions of plants and animals are not the same. There are structural and functional differences in them. Okay, the body structure of plants and animals are not same. There will be the structural difference. There will be the differences in the structural and functional functional differences will be there. So since plants are stationary, most of their tissues carry out the function of support. As we know that plants cannot move from one place to another. They cannot they do not shows the movement from one place to another. They are stationary. So most of their tissues carry out the function of support so that they can attach to the substratum or remain steady at one position. So they provide the support to the plants. Now some plants tissues are made up of dead tissue. Some of the plant tissues are made up of what? Dead tissue, and such tissues does not require much maintenance. Okay, they do not require the much maintenance. So growth of the plants restricted towards the tip of the root and the stem where the dividing tissues are present. So growth of the tissues where it is present at the tip of the stem and the tip of the root. There are meristematic tissues which keeps on dividing for the growth of the plant. Now let's see the animals' tissues. Now animals have to move from one place to another or migrate to another place in search of food, shelter, and mate. Hence, they need more energy, and most of their tissues are living. Animals have to move from one place to another or migrate to another place in search of food, shelter, and mate. Hence, they need more energy, and most of their tissues are living. The growth of the growth of animals is uniform all over their body. The growth of animals is what? Uniform all over the body. In their body, they do not have a demarcation of dividing and non-dividing region like in plants. In other words, different types of tissues functions in plants and animals. Okay, so there are the difference in the types of tissues functions in plants and in animals. Now let us first study animal tissues in details. The human body is made up of different organs.
the human body is made up of different organs. Like you can see, there are external organs like head, neck, hands, and legs. So the human body is made up of different organs. Some organs located in the outside the body, and they are called the external organs, which are the organs which are located externally. They are known as external organs, and these organs can easily seen. But there are some organs which are situated inside the body. Some of the organs are situated in the body, and they are called as what? Internal organs. They are called as what? Internal organs. So these organs are not seen from outside. For example, the heart, blood vessels, and intestines. So these are present inside the body so that we cannot see with the eyes. Okay, these are the internal organs like lungs, respiratory tube, special muscles which are protected inside the body. Now, do you know there are various types of uh, tissues are present in our body? Like blood is also a connective tissues. It circulates in our body from one part to another and transports different materials. For example, it transports oxygen and nutrients to all cells in the body. Similarly, it also transports waste materials generated all over the body to the kidney for excretion. Now, let's see the types of animal tissues. These are the types of animal tissues. Which are those? There are four main types of animal tissues. The first is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and then there is the nervous tissue. Okay, there are four main types of animal tissues, namely epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. So let's see one by one. Now first we are going to see the epithelial tissue. Now, epithelial tissue is nothing but the protecting covering in the animal body are called the epithelial tissue. Epithelial tissue is what? Protecting covering for the covering in the animal body, which is known as the epithelial tissues. Now, cells in these tissues are closely packed and form continuous layers. The cells in these tissues are closely packed. You can see here the cells in the tissues are closely packed and form continuous layers. Any material that enters the body first encounters epithelial tissues. Any material which will encounters first meet with the epithelial tissue. The cells of the epithelial tissues are separated from cells of other underlying tissues by a fibrous basement membrane. You can see here in this diagram, they are separated from the cells of other underlying tissues by a fibrous membrane. Okay, so first encountering with the body of the organism, the first they have to encounter with the epithelial tissue. The skin, mucus layer of the mouth cavity, inner surface of blood vessels, walls of the alveoli, etc. are made up of what? Epithelial tissue. Epithelial tissue you can see in this on the skin, the lining of the mouth, lining of the blood vessel, and the lung alveoli. Now, what is the function of the epithelial tissue? The function
of all the body system of our body a difference. Hence, it is necessary that they remain separate from each other. So, what is the function of epithelial tissue? So, they can separate the epithelial tissue, will separate the different organisms from each other, organs from each other. Sorry, epithelial tissues, we do the separation of different organ system from each other. So what keeps the various organs and organ systems separate from each other, and how the epithelial tissues in the form of a continuous layer act as a barrier to keep two organs separate from each other, and thus different organs and organ systems remain separate from each other and carry out their functions smoothly. Can carry out their functions smoothly. You can see here in the diagram also, this is the epithelial tissues of the lungs, which will be separated by the epithelial tissues of the stomach. So different organ system are having epithelial layers, so they can be separated from each other. Okay, now on the basis of the structures of the cells, the epithelial tissue and the types of the layers they form. First one is simple squamous epithelium. Second is stratified squamous epithelium. Then glandular epithelium, columnar epithelium. Then there is a ciliated columnar epithelium and cuboidal epithelium. So these are the type of epithelial cells. Which are the types of epithelial cell? The first one is simple squamous epithelium, then stratified squamous epithelium, then there is a glandular epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium, and the cuboidal epithelium. Now let's see one by one in detail. The first one is simple squamous tissue. The first one is simple squamous tissue. Now this how they appear. See here how they appear. You can see here squamous epithelium. Yes, okay. Their location is what? Inner surface. They will found in the inner surface of the mouth, esophagus, blood vessels, and alveoli. Okay, they can be seen in the mouth, esophagus, blood vessels, and lungs, alveoli. Okay, and how is the structure of it? The structure is thin, small, flat cells form semi-permeable membrane. Semi-permeable means what? They will enter the selected object or selected things only to enter from them, so that they will do the filtration. So their function is selective transport of substance. They will allow the important selective things only to enter to them. So they are having the semi-permeable membrane. So this is the simple squamous tissue. See the shape of it. It is thin, small, flat cells form semi-permeable membrane, which do the function of selective transport of substances, and they can be seen in the mouth, esophagus, blood vessels, and lungs, alveoli. Now we will move to the next one, that is the stratified epithelium. This is the uh, squamous tissue. See the shape of it. Cells arranged to form a pattern of layers. Many layers you can see, so they are arranged like forming a pattern of layers. And their location is what? Outer layer of the skin. Our skin at the outer side made up of this stratified squamous tissue. Now, what are the function? Prevention of wearing of organs, protection of organs. So they do the protection of our organs which are inside our body. Okay, so this is the stratified squamous tissue. The structure are
in the form of a pattern of layers. They form the outer layer of the skin and prevents the wear and tear of the skin and also protects the organ, do the protection of the organs. Now next one we will see the glandular epithelium. Next one is what? Glandular epithelium. You can see the structure of it. It is like folding of the cells to form a multicellular gland. You can see the folding, the cells are like folding and to form a multicellular glands, and they form the inner layer of the skin, and their function is secretion of sweat, oil and mucus, as they are having the uh, glandular tissues or glandular cells. You can see here, these are the glandular cells which contains the mucus, sweat or oil glands in it. Okay, you can see here, this is the structure of glands which are having sweat, oil or mucus. Sometimes in the summer season we are having sweating, uh, our face get oily. Why this happens? Because the epithelial cells are having the glandular tissues which will secrete the sweat, oil and mucus. Okay, so this is the glandular epithelium. The structure is like folding of the cells to form a multicellular gland, and they form the inner layer of the skin which do the function of secretion of sweat, oil and mucus. Now we will move to the next one, next epithelium cell, that is columnar epithelium. Columnar epithelium. Now the structure of the cells are tall and arranged like pillars. We can see here in the structure, in the diagram, that cells are tall and arranged like the pillars. The location of the cells, where the cells are present, they are present in the inner lining of the intestine. Where the intestine is present? In the stomach, below the stomach. That means it is the part of our digestive system. So inner lining of the intestine and of the alimentary canal. Now the function of this columnar epitheliums are secretion of digestive enzymes which will help for the digestion. Enzymes are what? Chemicals which will help in the food digestion and absorption of nutrients from the digested food, and also helps for the digestion of the nutrients which we get from the food which we eat. Okay, so this is the columnar tissues which are the structure is tall and arranged like pillars. They are forming the inner lining of the intestine and of the alimentary canal, and they do perform the function of secretion of digestive enzymes, absorption of nutrients from the digested food. Now let's move to the next one, that is ciliated epithelium. This is the ciliated columnar epithelium. The structure, you can see the cells have hair-like projection. You can see in this diagram. You can see here this they are having hair-like projection. So that is why the name is ciliated columnar epithelium. Cilia are present. Hair-like structure is known as cilia. That is why they are known as what? Ciliated columnar epithelium. And the structures are, the cells are having hair-like projection. Okay, and the location, they are present in inner side of the respiratory tract. Where is the location of the cells? They are present in the inner side of the respiratory tract, and the function is clearing the respiratory tract by moving the mucus and air forward. What is the function? Clearing the respiratory tract by moving the mucus and air forward. Okay, so the function is to remove the mucus and to allow the air to move forward. Why they are known as ciliated? Because they are having hair-like structure which are known as cilia. That is why the cells are known as what? Ciliated columnar epithelium, which are present in the inner side of the respiratory tract, which will allow or allow the respiratory allow the air to move inside the respiratory tract.
Now we will see the next one, that is cuboidal tissue. You can see here cuboidal. Now how the structure of cuboidal tissues looks like. The cells are cuboidal. You can see they appear squarish in shape. So they are known as the cuboidal epithelium. Cube shaped cells are there, and they are usually seen in the inner lining of the kidney, tubules and ducts of the salivary glands. You can see them in the inner lining of the kidney, tubules and ducts of the salivary glands. And the function is absorption of the useful material from the urine and secretion of the saliva. What is the function of this cuboidal epithelium? The function of the cuboidal epitheliums are absorption of the useful material from the urine and secretion of the saliva. So why they are known as the cuboidal epithelium? As their structure is cube shaped, they are known as the cuboidal epithelium, and they are found in the kidney, tubules and ducts of the salivary glands. The salivary glands are present inside our mouth, which will secrete the saliva. Okay, and the function is what? Absorption of the useful material from the urine and secretion of saliva. Okay, now what we have seen these are the types of epithelium tissues. These are the types of epithelium tissues. Now we will move to forward with the connective tissues. Now let's see. First, moving towards the connective tissue, we will quickly revise the epithelial tissues. The types of epithelial tissues consist of only one type of cells. First is simple squamous epithelium. Their structure is thin, fine, flat cells forming a delicate lining, and their location is lining of the mouth, esophagus, blood vessels, lungs, alveoli. And their function is transportation of substances through selectively permeable membrane. The next epithelium tissue is stratified squamous epithelium. The cells are arranged to form a pattern of layers. Outer layer of the skin, they are located, and the function is preventing the wear and tear of the skin. The next is glandular epithelium. The structure is folding of the cells to form a multicellular gland, and they are found in inner layer of the skin, and the function is secretion of sweat, oil and mucus. The next one is columnar epithelium, and the cells are tall and arranged like pillars, and they form the inner lining of the intestine and of the alimentary canal, and the function is secretion of digestive enzymes, absorption of nutrients from the digested food. The next tissue is ciliated columnar epithelium. The cells have hair-like projection, that is cilia, which found inside the respiratory tract, which will do the function of clearing the respiratory tract by moving the mucus and air forward. The last one is the last epithelium tissue is which? Cuboidal epithelium, which is cube-like in shape, cube-shaped cells, and they will be formed in the inner lining. They can be seen in the inner lining of the kidney, tubules, and ducts of the salivary glands, and the function is absorption of the useful material from the urine and secretion of saliva. Now we will next see the connective tissues. Complex tissue we will see. Now the epithelial tissue is the simple tissue. In complex tissue, there are connective tissues, muscular tissue and the nervous tissue. Now first we are going to see the connective tissue. The tissues which connect the different parts of the body to each other are known as what? Connective tissues. Tissues which join different parts of the body are called as what? Connective tissues, and cells in this type of tissues are loosely arranged with a ground substance in the free space in between. The ground substance may be solid, liquid like water or jelly like.
The types of connective tissues are blood, lymph, areolar tissues, adipose tissue, cartilage, bones, tendons, and ligaments. These are the types of the connective tissues, which are those blood, lymph, areolar tissues, then adipose tissues, cartilage, bones, tendons, and ligaments. So let's see one by one. The first tissue is blood. The structure is plasma, contains red blood corpuscles, white blood corpuscles, that is RBC, WBC, and blood platelets. And their location is throughout the body. As we know that blood is present in each and every part of our body, and their function is what? Transportation of oxygen, nutrients, hormones, and excretory products. The next one is the lymph. The structure is what? This is the fluid flowing from the blood vessel. They are located in the surrounding the cells of the body, and the function is to the protection of the body from the transmission of the disease. So they will not allow the any disease to transmit inside the body. Now these are the areolar tissue. These areolar tissues are the structure is like different types of loose cells or jelly-like matrix. You can see in the structure, there's a jelly-like matrix, and flexible fibers are there, and their location is between the skin and its muscles and around the blood vessels, and the function is what? Helps in the repair of tissues and supports the internal organ. The next one is adipose tissue. This adipose tissue, the structure is cells filled with fat droplets, jelly-like ground substance, and they are located below the skin and around internal organs. The location is beneath the skin and between the internal organs, and they do the function of act as the insulator to supply energy. The next is cartilage. This cartilage tissues, the structure is fibrous, flexible cells and jelly-like matrix, and the location is nose, ears, larynx, and trachea, and the function to smoothen the bone surface. It helps in smoothening the bone surface so that the bones will not get damaged. Now next is bones. Now these bones, the structure is, how is the structure of the bones? The matrix composed of calcium and phosphate and embedded with cells named osteocytes, and their location is entire body with a specific structure, and their function is to support all the organs, helps in the movement. So there, what is the function? Support all the organs in our body and also helps in the movement. So bones, the structure is what? Matrix composed of calcium and phosphate. Means bones are made up of what? Calcium and phosphate, and embedded with cells named osteocytes, and they are present in the entire body with a specific structure and supports all the organs and helps in movement. Now next one is tendons and ligaments. The structure is tendons fibrous, strong, have limited flexibility, and ligaments are very flexible and strong. Their location are, they are present in the joints, in between the joints. These tendons and ligaments are present, and the function of tendons is connect muscles to bones. You can see here in the structure, these tendons will connect to the bones, and ligaments connect bones. You can see here the ligaments connecting these two bones together. Okay, the tendons connecting muscles to the bones, and these ligaments connect the bones. Okay, so this we have seen the connective tissues, which are those. The first one is blood, then lymph, areolar, then adipose tissue, which is present below the skin, cartilage, which form the nose, ear, and bones, which are present bones, means our body is made up of skeleton. Then there are the tendons and the ligaments, which are present at the joints, which will help to connect the bones and muscles to bones to each other. Now we will see the next one, next complex tissue, that is the muscle.
Now, let's see the types of muscles. There are three types of muscles. The first one is striated muscle. Next one is unstriated muscles and cardiac muscles. How many types of muscles are there? There are three types of muscles. First one is striated muscle. Then second is unstriated muscle, and third is cardiac muscle. Now, let's see one by one in detail. The first one is striated muscle. We can see here in the diagram, there are light bands and the dark bands. So that is why they are known as the striated muscles. You can see the bands are there, light and dark color. That is why the name is striated muscle. The structure is long, cylindrical, unbranched, means you cannot see the branch anywhere. They are throughout only one only, and multinucleate cells. Multinucleate cells means you can see the various nuclei. You can see here this red color nuclei there. There are many nuclei there. So they are known as the multinucleate cell. The location is muscle shows alternate dark and light bands or striations. Since they are attached to bones, they are called as skeletal muscles. As they are attached to the bones, you can see here, they are attached to the bones. See, this is the bone of the hand. So they are attached to the bones. So they are known as what? Skeletal muscles. And the function is what? Movement of our hand. We can move our hand, legs while running, talking. There is a movement which are carried out by these muscles, and these muscles are voluntary muscles. Voluntary muscles means what? Voluntary by our will. Means if we do not want to move our hand, we will not move. But if we're willing to move our hand, we can move it. So it is up to you that you want to do the movement or not. So that is why this is known as the voluntary muscles. The hand cannot move by itself. So we have to move our hand. So by our willingness, we are moving our hand, or we are walking, or we are showing any movement. So that is why they are known as the voluntary action we are doing. So these muscles are what? Voluntary. Without our consent, they will not move. Without our willing, they will not move. Now, next one is unstriated muscles. You can see here, there is no any dark or light bands are present. So there is no any striation. So that is why they are known as unstriated muscles. They are known as what? Unstriated muscles, and the structure is spindle shape, small uninucleate. You can see here spindle shape structure. Spindle shape means both the end they are narrow and bulgy at the middle. Okay, at both the tip they are narrow. So they form the spindle shaped small structure and uninucleate. You can see here there is only a single nucleus present. There is only a single nucleus. So they are uninucleate. And their location is they do not have any striation and not connected to bones. They are not connected to bones. And the function is what? Opening and closing of our eyelids. We are having our eyelids, so they do the functions of closing, opening and closing of our eyelids. Movement of food in the alimentary canal means whatever food we are eating, that will be digested. So they show the movement in our alimentary canal. Then muscles which carry out the contraction and relaxation of blood vessels. Okay, it also show the uh, um, carry out the function of contraction and relaxation of the blood vessels. So they are voluntary or involuntary. We are doing this function. They are non-voluntary. Okay, so it is means the pumping of the blood they are doing. We cannot control it. Okay, so they are involuntary. The next one is cardiac muscle. The the cardiac muscle, the shape or structure of it is cylindrical branch. You can see here they are branch and uninucleate, means there is only a single nucleus in one cell. Okay, so location of it is dark and light bands or striation on the muscle. You can see there are the light and the dark bands or the striation are present on the muscles, and the function is controlling all the movements of the heart muscle. They will control the all the movements of the heart muscles. So they are voluntary or involuntary. This is the involuntary, as we cannot have control over it. Okay, so this is the cardiac muscle. The structure is cylindrical branch and uninucleate, and the location is
dark and light bands or striation on the muscles, so they will attach, and function is control all the movements of the heart muscle. The last tissue of the of the complex tissue is nervous tissue. Now we can see here the nervous tissue. There is a nucleus and the cytoplasm in the main cell body, which are present in the brain. This nervous tissues enables us to respond to stimuli like touch, sound, odor, color, etc. Okay, and the cells of the nervous tissue, the cells of the nervous tissues are specially made to become excited and to conduct that excitation from one part to another part. If you touch any of the hot thing or cold thing, so they will send a message to the part of the body how they control over it. Okay, so we have seen the different types of tissues, simple tissues and the complex tissue. In simple tissue we have seen the epithelial tissue, and in complex tissue we have seen the connective tissues, muscular tissue and the nervous tissue. So this is all about for the today's lecture. So we have better understood what is the tissues and cells. So we hopefully we will understood this chapter introduction to biotechnology in a better way. So let's see you in the another lecture of the science 2. So today we will be ending the meeting or lecture here only. Thanks for joining the lecture. Thank you all of you. Ma'am, done with it. Thank you so much, ma'am. Yeah, thank you, ma'am.